आज निमाई चंद्र बसु ने बताया था कि मुकदमा जब नरेंद्र के पक्ष में जा रहा था तो काली प्रसाद दत्त की विधवा ने अपने पक्ष में एक अंग्रेज बैरिस्टर खड़ा कर लिया था। उन्होंने कुछ विचित्र दलीलें दी थीं और जज ने छानबीन के लिए कुछ समय मांग लिया था। इसका अर्थ है कि मुकदमा उनकी अपेक्षा से लंबा चलेगा। कैसी दलीलें? नरेंद्र ने पूछा था। कोई भी ऐसी दलील हो सकती है जिसके अंतर्गत पिता की संपत्ति पुत्र को ना मिले। यह तो कानूनी दाव पेच है पुत्र। वकील लोग इन्हीं की रोटी तो खाते हैं। निमाई बाबू हंसे थे। देखो, संभव है कि वह यह प्रमाणित करना चाहें कि दुर्गादास दत्त ने जिस संप्रदाय में संन्यास ग्रहण किया था उसके नियमों के अनुसार व्यक्ति संन्यास ग्रहण करने के पूर्व अपना सर्वस्व दान करता है। अब दान में कोई अपनी संपत्ति अपने पुत्र को तो देता नहीं। तो आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि दान यदि पुत्र को नहीं दिया जाता तो भाई को भी नहीं दिया जाता। नरेंद्र ने उनकी बात बीच में ही काट दी थी। निमाई बाबू ने जैसे स्तब्ध होकर उसकी ओर देखा। तुम ठीक कह रहे हो नरेन, यह बात मेरे ध्यान में तो आई ही नहीं। नरेन तो अपने आप में ही बैरिस्टर हो सकता है। बैरिस्टर बनर्जी ने उसका समर्थन किया था। वे यह भी प्रमाणित करने का प्रयत्न कर सकते हैं कि संन्यास लेने से पहले दुर्गादास अपने हिस्से की संपत्ति अपने छोटे भाई काली प्रसाद के हाथों बेच चुके थे। निमाई बाबू बोले। काली प्रसाद के पास यह संपत्ति खरीदने के लिए धन कहां से आया? नरेंद्र ने तमक कर कहा। उन्होंने जीवन भर कभी कोई काम नहीं किया, कभी कुछ कमाया नहीं। संपत्ति बेचने का कोई कारण होना चाहिए। यदि वह संयुक्त परिवार था तो इसका अर्थ है कि दुर्गादास तथा काली प्रसाद में कोई विभाजन ही नहीं हुआ था। उन दोनों में कुछ भी बटा हुआ नहीं था। तो फिर दोनों में से कौन किसी को कुछ बेचता? और यदि दुर्गा प्रसाद ने अपना कोई अधिकार चुकाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति काली प्रसाद के नाम लिख दी थी तो? बैरिस्टर बनर्जी ने पूछा। संयुक्त परिवार में यदि कोई उधार था तो वह केवल दुर्गा प्रसाद के नाम कैसे हो सकता है? नरेंद्र बोला। वह उधार भी दोनों भाइयों पर होगा। ऐसे में एक अपना ऋण चुकाने के लिए अपनी संपत्ति दूसरे को कैसे दे देगा? निमाई बाबू चुप हो गए, जैसे उन्हें अब तक कोई तर्क ही ना सूझ रहा हो। पर यदि वह यह सिद्ध करने का प्रयत्न करें कि वह संयुक्त परिवार था ही नहीं, दुर्गा प्रसाद और काली प्रसाद विभाजन हो चुका था, बैरिस्टर बनर्जी ने कहा। ऐसी स्थिति में काली प्रसाद को कोई अधिकार नहीं था कि वे अपने सन्यासी हो गए भाई को खोजकर बांधकर घर ले आए और उन्हें 3 दिन तक कमरे में बंद रखें। नरेंद्र बोला। यदि ठाकुर माँ ऐसी कोई बात कहती हैं, यदि ऐसा कोई जाली दस्तावेज उपस्थित करती हैं, तो हम यह प्रमाणित करने का प्रयत्न करें कि उन्हीं 3 दिनों में दुर्गादास को बंदी बनाकर, हाथ बांधकर रखा, मारपीट कर, भूखा रख उनसे इस प्रकार दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए गए। और एक बात और है निमाई काका, नरेंद्र बोला। मेरी दादी अपने जीवन में एक दिन भी उस मकान को छोड़ कहीं और नहीं रही, ना अपने पति के सन्यासी होने के पहले, ना सन्यासी होने के बाद। यह तो यह विभाजन कब हुआ? गुड, बैरिस्टर बनर्जी ने कहा। तुम जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी करो और वकालत आरंभ करो नरेंद्र। तुम्हारे सामने अच्छे से अच्छा वकील कभी टिक नहीं पाएगा। एक और बात है ध्यान देने की, निमाई बाबू बोले। यदि वे यह प्रमाणित करते हैं कि विश्वनाथ बाबू ने अपने काका अथवा उनके पुत्रों से संपत्ति का बंटवारा कर लिया था और अपने जीवन में वह यह मकान छोड़ चुके थे, इसलिए इस पर तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, तो? नरेंद्र क्षण भर अवाक बैठा रह गया। यदि विश्वनाथ बाबू ने संपत्ति त्याग ना दी होती तो इतने बड़े भवन में रहते हुए अपने जीवन में ही वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किराए के मकान पर क्यों चले गए? निमाई बाबू बोले। किंतु अब तक नरेंद्र को भी उत्तर सूझ गया था। यदि मेरे बाबा यह मकान त्याग ही चुके थे, बेच चुके थे या दान दे चुके थे, तो फिर उस मकान पर अपना कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए ठाकुर मां ने मुकदमा क्यों किया? नरेंद्र रुका। मुकदमा उन्होंने किया
और हम लोगों के द्वारा मकान छोड़ने के पश्चात किया। क्यों? निमाई बाबू ने नरेंद्र की पीठ ठुकी। वाह पुत्र वाह, कानूनी दांव-पेच कुछ भी हो, समय कितना ही लगे, किंतु अब मुझे विश्वास है कि मुकदमा हम ही जीतेंगे। मेरे गले की वेदना पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई है, ठाकुर ने डॉक्टर को बताया। कष्ट अधिक है, मुंह खोलिए। डॉक्टर ने टॉर्च इत्यादि से निरीक्षण कर स्वीकार किया, रोग पहले से बढ़ गया है। भावावेश अधिक हुआ या बातें अधिक कही। डॉक्टर को पानीहाटी के महोत्सव के विषय में बता दिया गया। उसी दिन तो पानी बहुत बरसा था, डॉक्टर बोला। आप सारा दिन भीगते रहे होंगे। हाँ, भीगा भी था, ठाकुर ने स्वीकार किया। डॉक्टर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, पानी में भीगे होंगे, भीगे पैरों के साथ देर तक भावावेश में रहे होंगे, रोग तो बढ़ना ही था। यह सब राम के कारण हुआ, ठाकुर बोले। यदि वह दृढ़ भाव से मना कर देता तो क्या मैं पानीहाटी जाता? राम बाबू डॉक्टर है क्या? डॉक्टर ने टोका। आपको अपना ध्यान स्वयं रखना चाहिए। डॉक्टर नहीं तो क्या, राम ने डॉक्टरी पास तो की है। वह मना कर देता तो क्या मैं उसकी बात नहीं मानता? ठाकुर अब भी रुष्ट थे। ऊपर जल, नीचे जल, आकाश से वृष्टि, रास्ते में कीचड़। ऐसी स्थिति में राम मुझे वहां ले जाकर नचा लाया। खैर, जो होना था हो गया। अब आप कुछ दिन सावधानी से रहें तो दर्द ठीक हो जाएगा। क्या सावधानी डॉक्टर साहब? नरेंद्र ने पूछा। दवा बदल रहा हूं, डॉक्टर ने उत्तर दिया। गले पर लेप करना होगा और बोलना एकदम बंद। चुपचाप बैठे रहें, कंठ को पूरा विश्राम चाहिए। ठाकुर बोले, परंतु एकदम बातचीत बंद कर क्या रहा जा सकता है? लोग इतनी दूर दूर से आते हैं और मैं उनसे एक बात भी ना करूं, यह कैसे हो सकता है? आपको देखने से ही आनंद होता है, डॉक्टर ने आश्वासन दिया। एक बार अच्छे हो जाइए, तब बातें ही बातें होंगी। संध्या होने को थी कि डॉक्टर राखाल ठाकुर को देखने के लिए आए। ठाकुर ने स्वागत किया। आइए बैठिए। किंतु अब तक चल रही चर्चा उन्होंने नहीं छोड़ी। बोले, सत्य बोलना कलिकाल की तपस्या है। सत्य वचन, ईश्वर पर निर्भरता और पर स्त्री को माता के रूप में देखना, यह सब ईश्वर दर्शन के उपाय हैं। सहसा ठाकुर ने अपने गले पर हाथ रखा और वे डॉक्टर की ओर मुड़े। शिशु के से अनुयायी से बोले, भाई इसे अच्छा कर दो। डॉक्टर राखाल हंस पड़े। मैं अच्छा करूंगा? ठाकुर भी हंस पड़े। डॉक्टर भी नारायण का रूप है, नारायण ही तो डॉक्टर के रूप में आते हैं। अच्छा, अब आपके रोग का परीक्षण कर लूं। डॉक्टर राखाल उठ खड़े हुए। ठाकुर ने जैसे सहम कर उनकी ओर देखा। एक डॉक्टर ने परीक्षा के नाम पर ऐसी जीभ दबाई थी जैसे बैल की जीभ दबाई जाती है। नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा, डॉक्टर राखाल हंसे। आप निश्चिंत रहिए, तनिक भी पीड़ा नहीं होगी। ठाकुर ने मुंह खोल दिया। डॉक्टर ने टॉर्च जलाई ही थी कि ठाकुर ने पुनः अनुयायी पूर्वक कहा, भाई इसे अच्छा कर दोगे ना? डॉक्टर राखाल हंस पड़े। मैं रोग का निदान करूंगा और दवा दूंगा। आपको स्वस्थ करना ईश्वर का काम है। परीक्षण कर डॉक्टर दवा देकर विदा हो गए तो ठाकुर जैसे कुछ निश्चिंत होकर बोले, सारा दिन ऐसे ही बीत गया। नरेंद्र, कुछ गा। नरेंद्र ने गाना आरंभ किया, किंतु वह देख रहा था कि ठाकुर के रोग का कष्ट उन्हें संगीत का आनंद भी नहीं लेने दे रहा था, और यदि ठाकुर ही संगीत में रस नहीं ले पाएंगे तो गाने का लाभ ही क्या? संगीत अधिक देर तक नहीं चल सका। योगेंद्र मोहिनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति दक्षिणेश्वर से लौट आया। वह समाचार लाया था कि ठाकुर का रोग कुछ और बढ़ गया है। उनके कंठ से आज रक्त आया है। वे भोजन के लिए नहीं आ सकेंगे। सब लोग सन्न रह गए। ठाकुर के रोग का तो सबको पता ही था, किंतु इतनी जल्दी ऐसी स्थिति आने वाली है, इसका अनुमान उन्हें नहीं था। राम बाबू, तुम तो डॉक्टर हो, गिरीश ने कहा। अब क्या करना होगा? रामचंद्र दत्त ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। वे मन ही मन जैसे कुछ सोचते रहे। जिन्हें लेकर इतना आनंद है, शायद वे अब चल देंगे।
नरेंद्र ने धीरे से कहा। कैसी बातें करते हो तुम? गिरीश ने झपट कर बोला। मुख से निकालने से पहले शब्दों पर कुछ विचार तो कर लिया करो। विचार करके ही कह रहा हूं। नरेंद्र के स्वर में तनिक भी कंपन नहीं थी। तुम यह कैसे कह सकते हो? महेंद्र गुप्त ने कुछ शांत स्वर में पूछा। मैंने डॉक्टरी ग्रंथ पढ़कर अपने मित्रों से पूछकर जान लिया है कि ऐसा कंठरोग क्रमशः कैंसर में परिणत हो जाता है। नरेंद्र बोला। आज रक्त आने की बात सुनकर ऐसा अनुमान होता है कि यह रोग भी कैंसर ही होगा। इस रोग की औषधि अभी तक आविष्कृत नहीं हुई है। मेरा मन नहीं मानता, गिरीश बोला। क्यों राम बाबू? नरेंद्र सत्य कह रहा है, राम ने उत्तर दिया। मैं साहसपूर्वक कह नहीं सका, नरेंद्र ने कह दिया। तो कोई मार्ग नहीं? शशि ने पूछा। जब तक कोई व्यक्ति जीवित है तब तक उसकी चिकित्सा का प्रयत्न तो जारी रहना ही चाहिए। तो उपचार ठीक से हो, देवेंद्र नाथ मजूमदार ने कहा। क्या उन्हें कलकत्ता ले आना संभव नहीं? हाँ, यह उचित रहेगा, महेंद्र गुप्त ने तत्काल समर्थन कर दिया। और न केवल डॉक्टरी इलाज वरन होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा भी कराई जाए, नरेंद्र बोला। पर कलकत्ता लाकर उन्हें रखेंगे कहाँ? देवेंद्र ने पुनः पूछा। एक मकान किराए पर ले लेंगे, राम ने उत्तर दिया। किंतु मकान का किराया तथा अन्य खर्च? देवेंद्र का आर्थिक अभावों से पीड़ित मन जैसे विभिन्न प्रश्न उठ खड़ा हुआ। अरे कर लेंगे कुछ, गिरीश ने कुछ झुंझलाकर बोला। सब मिलकर कर लेंगे। पर वे कलकत्ता आ जाएंगे? नरेंद्र ने जिज्ञासा की। क्या वे अपना उपचार करवाना नहीं चाहेंगे क्या? राम ने कहा। और कलकत्ता उनके लिए कोई नया स्थान तो नहीं है। फिर हम लोग कलकत्ता में ही हैं। मौन छा गया, जैसे सब लोग अपने अपने मन में नई स्थिति संबंधी अनेक समस्याओं का समाधान कर रहे हों। तभी योगेंद्र मोहिनी के मुख से एक सिसक फूटी। सबकी दृष्टि इस ओर गई। श्रीमान ने मुझे बताया था, उसने रुंधे कंठ से कहा। ठाकुर ने उनसे बहुत पहले ही कहा था कि जब मैं किसी के भी हाथ का खाऊंगा कलकत्ता में रात बिताऊंगा और खाद्य अग्रभाग किसी को देकर बाकी अंश स्वयं ग्रहण करूंगा। तब जानना कि शरीर छोड़ने में अधिक विलंब नहीं है। नरेंद्र को जब अजीर्ण रोग हो गया था वह बहुत दिनों तक दक्षिणेश्वर नहीं आया था, शरत ने कहा। यह तब की बात है। तुम अजीर्ण के कारण दक्षिणेश्वर नहीं गए थे? गिरीश ने नरेंद्र से जैसे स्पष्टीकरण मांगा। मैंने सोचा कि दक्षिणेश्वर में पथ्य की असुविधा होगी, इसलिए नहीं गया था। तब गिरीश ने शरत की ओर देखा। ठाकुर ने एक दिन प्रातः ही नरेंद्र को बुलवा भेजा। ऐसा हुआ? गिरीश ने पुनः नरेंद्र से पूछा। हाँ, नरेंद्र ने पुष्टि की। ठाकुर ने प्रातः ही बुलवा लिया। तब श्रीमान ने उनके लिए भोजन तैयार करवाकर भिजवाया था। ठाकुर ने अपने लिए पका हुआ भात और तथा तरकारी का रस स्वयं न खाकर पहले मुझे दिया। मैंने खा लिया तो बचा हुआ अंश ठाकुर ने स्वयं ग्रहण किया। इस पर श्रीमान ने आपत्ति की, शरत बोला। उनसे कहा कि वे बचा हुआ अंश ना खाएं, वे उसके लिए पुनः रसोई बना देंगी। पर ठाकुर ने चिंता नहीं की। बोले, नरेंद्र को अग्रभाग देने से मन में संकोच का अनुभव नहीं हो रहा था, इसमें कोई दोष ना होगा। किंतु श्रीमा को उनकी बहुत चिंता रही। श्रीमा ने उन्हें स्मरण नहीं कराया कि उन्होंने ऐसा कहा था, गिरीश ने पूछा। स्मरण तो उसे कराया जाए जिसे कुछ विस्मृत हो, शरत बोला। ठाकुर को कुछ भी विस्मृत नहीं होता। मुझे भी बताया गया कि बहुत पहले एक बार ठाकुर ने कहा था, महेंद्र गुप्त ने कहा, कि बहुत से लोग जब मुझे ईश्वर के समान मानेंगे, श्रद्धा भक्ति करेंगे, तभी इस शरीर का अंतर्धान होगा। हाँ, कहा था ठाकुर ने यह सब, गिरीश कुछ खींचकर बोला। तो हम सब कुछ ना करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? देखो जीसी, नरेंद्र ने बहुत शांत स्वर में गिरीश को संबोधित किया। राम ने चकित होकर नरेंद्र की ओर देखा। वह स्वयं से 19 बड़े गिरीश चंद्र को जीसी कहकर संबोधित कर रहा था, जैसे वह उसका समवयस्क ही नहीं कोई अंतरंग मित्र हो।
गिरीश ने भी इसका कोई विरोध नहीं किया था, जैसे उसके लिए यह कोई स्वाभाविक संबोधन हो। एक दूसरे पर खींचने और आपस में झगड़ने की कोई बात नहीं है, नरेंद्र बोला। हम सब जानते हैं कि ठाकुर से कितना प्रेम करते हैं और हम उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। क्या प्रमाण है कि सब कुछ करना चाहते हो? गिरीश अब भी खींचा हुआ था। एक से एक किस्सा कहानी सुना रहे हो। कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा। नरेंद्र के स्वर में एक प्रकार की डपट थी। आज से प्रायः 2 महीने पहले अपने रोग के आरंभ की स्थिति में एक दिन ठाकुर प्रातः 8 बजे से 3 बजे तक मौन धारण करके लेट गए थे। तब सबके मन में ऐसा ही आशंकाएं जन्मी थी। ठाकुर अस्वस्थ तो हैं, किंतु क्या उन्हें जान लिया है कि शीघ्र ही वे इस धाम को छोड़ देंगे? वे बात नहीं कर रहे तो श्री मां भी रो रही थी। राखाल और लाटू तो खुलकर रो रहे थे। श्रीमती गोलाब सुंदरी भी वहीं थी, वे भी रो रही थी। और अनेक लोग भी थे। लोग ठाकुर से बार बार पूछ रहे थे, क्या आप सदा के लिए चुप रहेंगे? फिर भी उनके लिए डॉक्टर नहीं बुलाया गया, औषध नहीं दी गई या उनका उपचार नहीं किया गया। नरेंद्र ने गिरीश पर एक भरपूर दृष्टि डाली। अब स्थिति और भी गंभीर है। सेवा तो हम करेंगे ही। पता नहीं तुम स्थिति को समझते हो या नहीं, या हर बात को नाटकीय बनाना तुम्हारा स्वभाव बन गया है। तो हम क्या करें? अंततः गिरीश ने कुछ शांत होकर बोला। मैं समझता हूं कि बलराम बाबू, सुरेश बाबू तथा अन्य लोगों को भी सूचित करना चाहिए, और जैसे कुछ देर पहले तय किया था, ठाकुर को कलकत्ता लाकर उनकी उचित चिकित्सा का प्रबंध करना चाहिए, नरेंद्र बोला। मेरा विचार है कि नरेंद्र ठीक ही कह रहा है, रामचंद्र दत्त ने समर्थन किया। किंतु हमें थोड़ा सा व्यवहारिक होकर भी सोच लेना चाहिए। व्यवहारिक होकर सोचने का क्या अर्थ? देवेंद्र ने पूछा। भाई ठाकुर को कलकत्ता लाएंगे, मकान किराए पर लेंगे, राम बोला। अच्छे अच्छे डॉक्टर बुलाएंगे, आखिर इन पर खर्च भी होगा, उसके लिए धन का प्रबंध तो करना पड़ेगा ना। राम की बात के पश्चात जैसे सन्नाटा छा गया। मौन को नरेंद्र ने ही तोड़ा। मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं किसी विशेष सहायता का वचन दे सकूं। उसने आंखें उठाकर उन लोगों की ओर देखा। किंतु ठाकुर की सेवा और देखभाल का दायित्व मैं ले सकता हूं। मेरे साथ मेरे मित्र होंगे, वह सारी व्यवस्था हम देख लेंगे। धन को लेकर तो मेरी भी यही स्थिति है, देवेंद्र भी धीरे से बोला। मैं भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए वहां पुनः एक असुविधाजनक मौन छा गया। उसका सबसे तीव्र प्रभाव गिरीश पर ही हुआ। उसने कुछ ऐसी दृष्टि से उन सब की ओर देखा जैसे किसी असाधारण दुस्साहस करने से पहले कोई व्यक्ति अपने आप के लोगों को देखता है। पैसे की कोई चिंता नहीं है, वह चित्कार के से स्वर में बोला। कोई नहीं देगा पैसा तो सारा खर्च मैं दूंगा। रामचंद्र दत्त ने उसे पहली बार कुछ कठोर आंखों से देखा। तुम सारा खर्च कहां से दे दोगे? मैं अपना मकान बेच दूंगा, गिरीश तड़प कर बोला। राम ने उसकी ओर देखा पर किंतु कुछ कहा नहीं। पर ठाकुर कलकत्ता आने के लिए मान जाएंगे? योगेंद्र मोहिनी ने जैसे अपने आप से पूछा। यह तो देखना है कि इच्छा भक्त की चलती है या भगवान की। नरेंद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। बाग बाजार में दुर्गाचरण स्ट्रीट के एक छोटे मकान के सामने गाड़ी रुकी और गिरीश तथा राम ने लाटू की सहायता से ठाकुर को गाड़ी से उतारा। दक्षिणेश्वर से यहां तक गाड़ी में आने पर भी ठाकुर काफी थक गए थे। भूमि पर पग रखते ही वे कुछ इस प्रकार खड़े हो गए जैसे दूर से दौड़कर आया व्यक्ति सांस को स्थिर करने के लिए खड़ा हो जाता है। कुछ स्थिर होकर वे मकान की ओर मुड़े और दृष्टि उठाकर उसे देखा। यह मकान है? हाँ महाराज। गंगा कहाँ है? ठाकुर ने पूछा। क्या इसके पीछे बहती है? नहीं महाराज, राम कुछ संकुचित स्वर में बोला। यहां से कुछ दूर है। इस मकान की छत से गंगा दर्शन होते हैं महाराज। ठाकुर ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और धीरे धीरे चलते हुए मकान में प्रवेश कर गए। वे वरांडे से एक कमरे में गए और वहां से दूसरे कमरे में, जैसे मकान का निरीक्षण कर रहे हों।
और सहसा वे कमरे से निकलकर पुनः वरांडे में आ गए और बाहर की ओर चल पड़े। राम, गिरीश और महेंद्र गुप्त अवाक खड़े उन्हें देखते रह गए। कहाँ जा रहे हैं ठाकुर? वे वापस गली में पहुंच गए तो राम और गिरीश भी उनके पीछे दौड़े। कहाँ जा रहे हैं? इस मकान में नहीं रह सकता, ठाकुर ने स्पष्ट शब्दों में कहा। इसमें तो मेरा दम घुट जाएगा। तो आप कहाँ जा रहे हैं? राम ने पूछा। ठाकुर ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे चलते ही रहे। इतने अस्वस्थ और अशक्त होते हुए भी जाने वे इतनी तेजी से कैसे चल रहे थे? गिरीश पग बढ़ाकर उनके निकट आया और बोला, जहां आपकी इच्छा है वहीं चले महाराज, किंतु गाड़ी में चले, आप स्वस्थ नहीं हैं। किंतु ठाकुर ना रुके, ना गाड़ी में बैठने के लिए सहमत हुए। जब थोड़ी दूर चल चुके तो राम, गिरीश और महेंद्र को भी समझ में आ गया कि वे रमाकांत बसु स्ट्रीट में बलराम बसु के भवन की ओर जा रहे हैं। बलराम के घर के सम्मुख जाकर वे रुक गए। बलराम को सूचना दो कि मैं आया हूं। महेंद्र भीतर गया और बलराम को बुला लाया। बलराम ने आकर ठाकुर को प्रणाम किया। आइए महाराज, पधारिए। सुनो बलराम, ठाकुर धीरे से बोले, जो मकान इन लोगों ने मेरे लिए लिया है वह बहुत छोटा और तंग है। वहां ना हवा है, ना प्रकाश, ना गंगा ही पास बहती है। हरियाली तो कहीं है ही नहीं। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के उद्यान जैसे घर में रहने वाला व्यक्ति क्या उस मकान में जीवित रह पाएगा? इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। पधारिए महाराज, बलराम ने परम सुख के साथ कहा। मेरे रहते हुए आपको उस मकान में रहने की आवश्यकता ही क्या? जब तक उपयुक्त मकान ना मिले आप यहीं रहिए, यह तो मेरा सौभाग्य है। वैद्य गंगा प्रसाद सेन ने ठाकुर का परीक्षण किया, नाड़ी देखी, जिह्वा का निरीक्षण किया और गले को देखा। ठाकुर से उनका कष्ट सुना और कहा, महाराज आपको औषध भिजवा देता हूं, किंतु औषध का सेवन नियम से कीजिए, कुपथ्य मत लीजिए। अधिक से अधिक विश्राम कीजिए। खाने पीने में गले के लिए जो कष्टकारक हो वह मत खाइए। कम बोलिए और धीरे बोलिए। कोई ऐसी वैसी गतिविधि मत कीजिए जिससे शरीर अथवा मन पर जोर पड़े। मैं तो कुछ करता ही नहीं, ठाकुर हंसे। नौकरी मैं नहीं करता, व्यापार मेरा नहीं है, बैठे बैठे बस माँ की चर्चा करता हूँ। आप कहते हैं तो वह भी नहीं करूँगा, बस उसकी चिंता करूँगा। वैद्य नीचे उतर आए। उनके पीछे राम, बलराम, देवेंद्र और महेंद्र गुप्त भी आ गए। क्या विचार है वैद्य जी? बलराम बसु ने पूछा। इन्हें रोहिणी रोग है और वह काफी विकसित हो चुका है, वैद्य ने कहा। डॉक्टर लोग जिसे कैंसर कहते हैं, रोहिणी भी वही रोग है। शास्त्र में उसकी चिकित्सा का विधान रहने पर भी उसे असाध्य बताया गया है। औषध दे रहा हूं, किसी को भेजकर मंगवा लीजिए, शेष भगवान की इच्छा। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ठाकुर का परीक्षण करने आए तो उन्होंने ठाकुर को पहचान लिया। मथुर बाबू के जीवन काल में उनकी 2-4 बार ठाकुर से भेंट हुई थी। ठाकुर ने अपना कष्ट बताया। डॉक्टर सरकार ने सारी बातें सुनकर, मैं औषध दे रहा हूं, किंतु रोगी को बहुत सावधानी से रहना होगा। औषध लेने में प्रमाद नहीं होना चाहिए, खाने में कुपथ्य नहीं खाना चाहिए। मुझे प्रतिदिन रोगी का समाचार देने के लिए किसी को आना होगा और मेरे निर्देशों को रोगी तक पहुंचाना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, नरेंद्र बोला, किंतु आपका निदान क्या है? तुम उस चक्कर में मत पड़ो, डॉक्टर हंसे। होम्योपैथी में रोगी के लक्षणों का अध्ययन किया जाता है और उनके अनुसार औषध दी जाती है। वे ठाकुर की ओर मुड़े। तो इस समय काली मंदिर में पूजा कौन करता है? मेरा भतीजा है रामलाल, ठाकुर बोले। और आप? मैं पेंशन पर हूं, ठाकुर हंस पड़े। मंदिर के प्रबंधक भी सरकार के समान कार्य करते हैं, डॉक्टर बोले। पेंशन भी देते हैं? वे नौकरी पर रखते हैं और त्रुटि होने पर निकाल देते हैं, ठाकुर बोले। आवश्यक समझने पर किसी किसी का मंदिर में प्रवेश निषेध कर देते हैं, जैसे हृदय का किया और हाजरा का किया।
अच्छा। डॉक्टर सरकार चलने के लिए उठ खड़े हुए। डॉक्टर को विदा कर रामचंद्र दत्त, महेंद्र नाथ गुप्त, बलराम बसु, सुरेंद्र नाथ मित्र तथा नरेंद्र नीचे के कमरे में एकत्रित हुए। ठाकुर के पास एक व्यक्ति 24 घंटे रहना होगा, रामचंद्र दत्त ने कहा। लाटू है ना उनके पास, बलराम ने कहा। लाटू तो है, राम बोला, पर लाटू शारीरिक श्रम ही तो कर सकता है। उसे जो कहिएगा वह कर देगा, किंतु क्या करना है इसका निर्णय वह नहीं कर पाएगा। उसके लिए कोई समझदार व्यक्ति चाहिए जो घर से इतना मुक्त हो कि 24 घंटे यहां रहे। ठाकुर के पास मैं रहूंगा, नरेंद्र बोला। आप चिंता ना करें। राम की आंखों में जैसे विस्मय तैर गया। तुम 24 घंटे यहां रहोगे तो तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? पढ़ने कब जाओगे? घर वालों को कैसे देखोगे? उन सबसे अधिक चिंता मुझे ठाकुर की है। ठाकुर मुझे उन सबसे अधिक प्रिय हैं। उन सबको छोड़ सकता हूं, ठाकुर को नहीं छोड़ सकता। तुम नौकरी छोड़ दोगे? राम की चिंता कम नहीं हो रही थी। इतने समय के पश्चात इतनी कठिनाई से नौकरी छोड़ दोगे? नौकरी क्या रोज रोज मिलती है? ठाकुर क्या रोज रोज मिलते हैं? नरेंद्र बोला। राम को लगा कि उसके मन में ठाकुर की अनेक उक्तियां स्पष्ट हो रही थी। वह शायद भक्ति का स्वरूप समझ रहा था। भक्त को तो भगवान ही चाहिए और कुछ भी नहीं। अपनी आजीविका नहीं, अपना जीवन भी नहीं। वह भगवान को पाने के लिए कुछ भी छोड़ सकता है, कुछ भी। नरेंद्र में और लोगों में एक मूलभूत अंतर है। कितना कठोर और निर्मोही है वह। उसे संसार की माया तनिक भी नहीं व्यापाती। धन, रूप, यौवन उसे कुछ भी मुग्ध नहीं करता। निर्धनता, असहायता, भूख, रोग, अभाव उसे कुछ भी भयभीत नहीं करता। ठाकुर उसकी सच्ची ही प्रशंसा करते हैं।